चलिए फिर अभी शुरू कर रहे हैं अपन अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या देख रहे हैं अपन? अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले ये बताइए इंश्योरेंस क्या होता है? हम्म। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए कि अब मैं सीईओ हूं तो मैंने बहुत पैसे कमाए, मान लो ऐसा बोला है, ठीक है, हाँ। और मैंने बहुत पैसे कमाए और मैं कार लेके आ गया, बीएमडब्ल्यू, बढ़िया, 1 करोड़ की कार, ठीक है, लेके आ गया, बढ़िया। अब सारा पैसा मैंने उसमें डाल दिया, अब मैं लेके घर पे आ गया। अभी रात को मैं सो रहा हूँ, मुझे क्या डर होगा? वो कार कहीं पे चोरी ना हो जाए। मैं रात को ऐसे सोया, खिड़की में से देखता हूँ, मेरी कार है कि नहीं है? हाँ है, शांति। फिर रात को 3 बजे उठता हूँ, देखता हूँ मेरी कार है कि नहीं है? बोला है, शांति। फिर मैं जब कार चलाता हूँ तो मैं एकदम स्लो स्लो चलाता हूँ, ठीक है, देखता हूँ भैया वो सामने से आ रहा है, अरे अरे मेरे कार को टक्कर मार देगा, मैं साइड में चलाता हूँ धीरे धीरे। ऐसा डर होगा कि नहीं होगा अपने को? तो कोई चीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो हमको एक डर होता है कि उसको नुकसान न पहुंच जाए। चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसान तो अभी नुकसान पहुंचा देते हैं, उससे कुछ कर नहीं सकते। बट चीजें की बात की जाए तो जो चीजें होती है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमको एक डर होता है कि नुकसान ना हो जाए उसको। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा गुड्स है, ठीक है, स्टॉक पड़ा है मेरे पास में, कुछ 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, तो मुझे डर है कि कभी साला बाढ़ बाढ़ आ गई तो स्टॉक सब खराब हो जाएगा, ज्यादा बारिश होगी तो, या आग लग गई, अभी सुना मैंने किसी का इधर आग लग गई, सारा उसका गुड़ चल गया, कंपनी बंद हो गई। ये डर रहता है यार कि कभी अपने साथ में ऐसा ना हो जाए, ठीक है कि नहीं के? तो मैं टेंशन में रहता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता, मैं देखता हूँ यार कैसा है रे यार, देखना तू, इतना बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली, कि मेरा जो इतना सारा स्टॉक है, मेरी इतनी महंगी बीएमडब्ल्यू है, कल उठ के किसी ने टक्कर मार दी, टूट गई, किसी ने चोरी कर ली, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी जिंदगी भर की कमाई तो चली जाएगी। सपोज करो मैंने 1 करोड़ में लेके आ गया, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया उस कार का, और वो कार चकनाचूर हो गई, ठीक है, इंसान बच जाएगा ऐसे मान लेते हैं। तो मुझे वो डर तो रहेगा ना, मेरी कार इतनी महंगी चली गई, या कोई चोरी करके रात को चला गया तो फिर मुझे डर रहेगा, अरे यार साला जिंदगी भरी कमाई चली गई। तो मैं रात को सो नहीं पाता था उसकी वजह से, मैं टेंशन में रहता, चली क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तब एक बंदा आया, वो बोला सर इधर आओ, आप इतनी टेंशन में क्यों? मैंने बोला यार कार लेके आ गया 1 करोड़ की, और रात को नींद नहीं आती है, हर बार तो उधर ही रहता है कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, कोई चोरी हो गई, कोई टक्कर मार दिया तो बोला सर चिंता क्यों करते हो? तो बोला क्या करोगे आप? तो बोला देखो सर, आपकी कार चोरी होगी, टूटेगी, उसको तो हम सेव नहीं कर सकते, वो तो भगवान के हाथ में है, ठीक है, जो होना है सो होना है। बट उससे जो नुकसान होगा उसको हम कम कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे, वो बताओ। कि सर देखिए, आप क्या कीजिए, मुझे है ना साल का मान लीजिए 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए प्रीमियम भर दीजिए। मैं बोला उससे क्या होगा? तो उससे सर कल उठ के अगर आपकी कार चोरी हो गई, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया कार का, ठीक है, और वो कार खराब हो गई, उस केस में जो भी आपका नुकसान होगा वो हम भर देंगे। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, मैं सोच रहा हूँ कितना भरना पड़ेगा साल का? 5 लाख। पर क्या नींद अपने को अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, फिर अपने को टेंशन नहीं, अपन आराम से सो सकते हैं कि हाँ भैया कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आराम से मस्त सोएंगे अपन, बढ़िया नींद आएगी अपने को। क्यों? कार चोरी होगी तो कोई चिंता नहीं, कि कौन पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी। कार का एक्सीडेंट हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं, कौन पैसा देगा? इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आया नहीं आया? अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या व्यू होता है वो समझिए, उसका अलग व्यू है। वो बोलता कि क्या ये इंसान की कार चोरी होने के चांस है, तो वो देखता है इतनी वो अच्छी कॉलोनी है, गार्ड होंगे वो होंगे, तो इससे चोरी होने के चांस बहुत कम होंगे। फिर वो देखती है एक्सीडेंट हुआ भी तो कितना छोटा मोटा खर्चा होगा। अब वो के दिमाग ये चलाती है कि मान लेते हैं कि मैंने 5 लाख रुपए का प्रीमियम लिया, कितना प्रीमियम लिया? 5 लाख का। और ये ऐसा ऐसा इसने 1,000 लोगों को पकड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो कितना पैसा इसके पास में आ गया। ये देखिए, ये तो 5 लाख ही था अपने पास में, ठीक है, और अभी क्या कीजिए इसमें, और आप 3 जीरो ऐड कर लीजिए, 50 करोड़ समथिंग आ गया। अभी ये क्या बोलती है, कितने लोगों की कार टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, या कितने की चोरी होगी? मुश्किल से 20-30 लोगों की। तो 50 करोड़ में से 1 करोड़ की कार है, 20 लोगों की भी चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो 20 करोड़ जाएगा अपने, बाकी 30 करोड़ तो बचेगा अपने पास में। उनका व्यू ये है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कार सबको प्यारी होती है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के ठोक देगा कोई, और जानबूझ के ठोगी तो हमको पुलिस एफआईआर हम लेंगे आपके पास से, जानबूझ के ठोगी तो हम क्लेम देंगे नहीं, वो तो पता चल जाएगा।
अब आप जब कार चोरी होगी तो पुलिस वाले के पास एफआईआर जाएगी, तो हम पुलिस वाले को पूरा ट्राई करेंगे उनको ढूंढ के लेके आए। तो उनका व्यू अलग है, अपना व्यू अलग है। अपने को टेंशन नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि भाई थोड़ा प्रीमियम भरो और अपने को सेफ्टी मिल जाएगी जो अमाउंट लॉस होगा उसका। उनका व्यू ये है कि सबसे पैसा लो, थोड़े को नुकसान होगा उनको दे देंगे, बाकी का बचा हुआ पैसा अपना इनकम हो गया। ठीक है, इस बार हम कौन है पता है? हम वो इंश्योरेंस कंपनी है जो ये बिजनेस करती है। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में क्या बने अपन? बैंक बने। क्या बने अपन? बैंक। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में अपन बैंक बने हैं, अभी अपन क्या बनने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे जो भी आपका व्यू होगा वो सारा व्यू किस एंगल से करने का है? इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से करने का है। अब जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है ये देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस देख लीजिए सबसे पहले। इंश्योरेंस इज द टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखो, आप आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, रख दीजिए ना, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, क्या ले लिया आपने? ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि आप नहीं मरोगे, बराबर ना? तुमने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो अब से तुम ऐसा बिंदास चलोगे क्या? अब मैं तो कितने भी दारू पिएगा मरने वाला नहीं है, मैं तो एकदम हवा में उड़ेगा मरने वाला नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं, मरोगे तो तब भी। बट जो तुम्हारी रिस्क थी, पैसों फाइनेंशियल रिस्क थी, उसको आप मैनेज कर पाओगे। तो इसी क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। क्लियरली इसने वर्ड यूज किया, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन नहीं बोला, ऐसा थोड़ी नहीं मरने वाले हो, मरने वाले तो हो ही हो। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा और रिम्बर्समेंट अगेंस्ट द लॉसेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इन इंश्योरेंस several people exposed to a particular type of risk contribute small amount called premium to an insurance fund from which the unfortunate who actually suffered the risk are compensated. Insurance business is a essential a way of averaging the risk. तो ये अपने लिए बेस्ट है, अपन रात को आराम से सो सकते हैं। अभी जो इंश्योरेंस होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है उसमें? क्या होता है? लाइफ का इंश्योरेंस, मतलब मरेंगे नहीं। हाँ, मतलब जो आप, अगर आपकी डेथ हो गई, ठीक है, तो हाँ किसी भी वजह से, तो आपके जो घर वाले हैं, जो नॉमिनी होगा, उनको क्या होगा? वो पैसा मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये आपके लाइफ का जो रिस्क है ना उसको कम नहीं करता, समझिए। लाइफ का रिस्क तो रहता ही है, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है उसको कम करता है। ठीक है, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा कौन सा होता है? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जितने भी बचे हुए इंश्योरेंस है वो सब आते हैं। जैसे आप फायर इंश्योरेंस ले लो, मरीन इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा कौन सा है? नॉन लाइफ, या क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जनरल इंश्योरेंस अपन वर्ड यूज करेंगे। क्या बोलता है देखिए, अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर and an insurance company where insurer promise to pay sum of money in exchange for the premium after set period or upon the death of an insurance person. ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है आप नहीं भी मरे तो भी पैसा मिलता है, पता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कि आपने अभी से अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आफ्टर द एज ऑफ 60 या 70 आपको कुछ पैसा वो वापस मिल जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफर यू एंड योर फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। क्लियरली वर्ड यूज करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सिर्फ पैसों की प्रोटेक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस टेक प्राइमरली टू फॉर्म। इन केस ऑफ एंडाउनमेंट पॉलिसी द इंश्योरेंस ऑब्टेन अ स्पेसिफिक सम इन द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक एज और द फैमिली इन द केस ऑफ इंश्योरेंस डाई बिफोर द अटेनिंग स्पेसिफिक एज। दे मे बी अगेन विद और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, whereas in the case of the term policy the family of the insured that is a nominee mentioned in the policy receive a specific sum on the death of the insured। अभी क्या बोला ये समझिए। अब जब लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है आप दो पॉलिसी ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? पहला कौन सा होता है? एंडोनमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि या तो आप गए तो घर वालों को ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है, मरने में सब मिलेगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है इसमें। या इसमें क्या होता है कि एक टाइम तक तुमको प्रीमियम भरना है, जैसे वो टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एज ऑफ 60 60 साल तक का प्रीमियम भरो, जैसे 60 साल खत्म हो गए उसके बाद या तो आपको पूरा पैसा मिलेगा जो भी फर्क कुछ अमाउंट, या आपको हर महीने कुछ मिलेगा। बट क्या इसमें रिटर्न में पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
इसे बोलते हैं एंडोनमेंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? एंडोनमेंट पॉलिसी। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा इसने क्या बोलता है कि ये जो दूसरा वाला है इसमें क्या होगा तुम्हारा? टर्म पॉलिसी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें बाद में कभी कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, इसमें जब मरोगे तभी पैसा मिलेगा। समझ में आया? तो सीधी बात है, जो एंडोनमेंट पॉलिसी होती है उसका प्रीमियम थोड़ा हाई होता है क्योंकि उसमें वापस पैसा आपको मिलेगा, और जो टर्म पॉलिसी होती है उसमें पैसा का प्रीमियम बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, कितने ली? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो जैसे अभी मैं हूं, मुझे लगता है यार कि देखो मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, अब मैंने ईएमआई पे घर ले रखा है, मैंने कार ले रखी है, मैंने बाइक ले रखी है, मैंने कुछ दोस्तों से लोन ले रखा है शादी के लिए, तो इतनी सारी चीजें का मैंने लोन ले रखा है। अब मुझे पता कि मैं कमाने वाला मैं अकेला हूं या एक और बंदा भी है, बट मेन तो मैं ही हूं। अब मुझे कुछ हो गया तो ये जो पैसे मांगने वाले हैं ये सब घर वालों के पास में आएंगे, घर ले लेंगे, मेरा कार ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, सब चीजें ले लेंगे, तो मेरे घर वाले तकलीफ देखेंगे, ये मुझे लगता है। मैंने बोला एक काम करता हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो टेंशन नहीं है, घर वालों के लिए कुछ करके जाता हूँ। तो मैंने पॉलिसी ले ली। क्या ले ली मैंने? फॉर एग्जाम्पल 1 CR की मैंने पॉलिसी ले ली, 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली। अब मुझे पता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर 2 तरह के हमारे पास में स्कीम है। मैंने बोला कौन कौन से? तो बोला देखो सर, आपकी पॉलिसी 1 करोड़ की रहेगी, बट आपको 60 साल तक प्रीमियम पे करना है। आफ्टर द एज ऑफ 60 फिर तुमको जो अपने पैसा डाला होगा उसमें से आपको मान लेते हैं 50 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ सही है, ठीक है। मैंने बोला प्रीमियम कितना है? बोला 10 लाख रुपया। कितना प्रीमियम है? 10 लाख, 10 लाख रुपीज का प्रीमियम है। मैं बोला अरे यार 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। तो बोला सर एंड में पैसा भी तो 50 लाख आपको मिल रहा है ना, पॉलिसी पॉलिसी भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है। मैंने बोला सही बात है। दूसरा बोलता है सर अगर आपकी औकात नहीं है, कम पैसा खर्च करना है, तो एक और पॉलिसी है, उसमें क्या होगा आपको लास्ट में पैसा मिलेगा नहीं, बस जब आप डेथ होगी तभी मिलेगा। उसका प्रीमियम से 3 लाख रुपया। अब वो मेरे ऊपर है, मुझे 3 लाख वाला लेना है कि 10 लाख वाला लेना है। समझ में आया? इस तरह से 2 पॉलिसी होती है अपने पास में लाइफ इंश्योरेंस में। चलो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तो ये तो सब ठीक है, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, ये आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इंश्योरेंस पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसका नाम क्या है? इंश्योरेंस एक्ट। क्या नाम है उसका? 1938 में बना था ये, और ये इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है 1938 वाला, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ चेंज हुआ और उसमें एक नया लॉ लेके आए, उसका नाम था इंश्योरेंस लॉ, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक्ट 2015, ये वाला भी एप्लीकेबल चल रहा है। बाकी सब तो इसमें ठीक है कि भाई ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए, ये पॉलिसी होती है, क्लेम होता है, ये सब तो ठीक है, ये मैं बता दूंगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, ये सब तो थियरी वाला पार्ट, ठीक है। आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ये इसका सब फॉर्मेट दे रखा है। इसमें 2 पार्ट है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। ये सब बड़ा लंबा चौड़ा बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। ये आपका पूरा आ गया। अब इसमें पहले कुछ अपन टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या बताने में इजी रहेगा, तो फिर अपन ये पढ़ लेंगे, ठीक है। ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, देखिए यहाँ तक पूरा है, ये रहा। इतना लंबा चौड़ा चीज है। ये कुछ टर्म्स अपन पढ़ लेते हैं ताकि क्या आपको समझने में इजी रहेगा। वो टर्म्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ वर्ड अपने को समझना है। फर्स्ट है प्रीमियम। क्या है? ये तो वो पता कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी आपके रिस्क को कवर करती है तो फ्री में करने थोड़ी बैठी है। क्या बोलेगी?
भाई बदले में मेरे को कुछ चाहिए, तो जो बदले में वो लेती है आपके रिस्क के बदले, वो क्या होता है? प्रीमियम। क्या होता है वो? तो इसका ये डेफिनेशन पढ़े तो क्या होती है? इट इज द पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो आपने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बदले जो आप पेमेंट कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इट इज अ प्रीमियम, द प्रीमियम इज जनरली पेड एनुअली। नॉर्मली कैसे पेमेंट होता है? हर साल का। इन सम केसेस इट मे बी पेड एट अ शॉर्टर इंटरवल। अब वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, आप एनुअली ले सकते हो, आप मंथली ले सकते हो, आप क्वार्टरली ले सकते हो, आप हाफ ईयरली भी ले सकते हो। अ पॉइंट टू बी नोटेड is that the premium amount has to be paid front end, that is before the commencement of the insurance cover and policy। कितनी बढ़िया बात बोली। आप जब प्रीमियम पे करोगे तब आपकी पॉलिसी शुरू होगी। ऐसा नहीं कि आज आपने बात कर ली और तुमने बोला कि प्रीमियम तो मैं ईयर एंड में पे करूंगा, और तुम बोल रहे हो कि भाई फ्री में मेरा एक साल तो फ्री में करो, फिर मैं ईयर एंड में प्रीमियम पे करूंगा, ऐसा चलेगा? तो आज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपने लॉगिन किया, सब फॉर्म वॉर्म भर दिया, बट आपने प्रीमियम पेड नहीं किया और तुमको कुछ हो गया, तो क्या घर वालों को पैसा मिलेगा? नहीं। पैसा कब मिलेगा? अगर आपने प्रीमियम पे किया होगा तो। लॉजिक क्लियर है? तो प्रीमियम पे होने के बाद से तुम्हारा रिस्क कवर शुरू होता है, उससे पहले कभी होता नहीं है। अब क्लेम, क्लेम क्या होगा? कि जब आपने जिसके लिए पॉलिसी ली थी वो कांड हो गया, तुम मर गए, बाइक चोरी होगी, घर जल गया, गोदाम जल गया, जो भी है वो जल गया, तो अभी तुम चाहते हो कि जिसके लिए, जो पर्पस के लिए तुमने पॉलिसी ली थी वो चीज का पैसा तुम मांगो, उसे क्या बोलते हैं? क्लेम। अब क्लेम अकर्ड व्हेन अ पॉलिसी फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इट अराइज ऑन द डेथ। या तो फिर तुम्हारा जो टाइम पीरियड दिया था मैच्योरिटी वाला वो खत्म हो गया, और इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इट अराइज ओनली व्हेन द लॉस अकर्ड। बट जनरल इंश्योरेंस लिए तो जब तुम्हारा लॉस होगा तभी। While calculating the claim outstanding at the end, the claim intimated as well as the claim intimated and accepted both are the considered। ठीक है, तो आप जो भी आपने दिया है क्या वो सब यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा तुम्हारा। कमीशन क्या होता है वो देखिए। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि मैं अकेली बिजनेस इतना बड़ा नहीं कर सकती, ये चीज आम पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, तो वो क्या करती है? एजेंट अपॉइंट करती है। क्या करती है? तो वो एजेंट फ्री में काम थोड़ी करेंगे, उनको बोलती है तू एक काम कर, पॉलिसी लेके आ, तू 1 करोड़ की पॉलिसी लेके आ, मैं तेरे को 1 करोड़ के ऊपर 1% देगा। समझ में आया? 1 करोड़ पे 1% कितना हो गया? 1 लाख रुपए, तुझे 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो जैसे जैसे प्रीमियम आएगा वैसे वैसे मैं तेरे को पे करेगा। सनी के पूरा एक साथ में मिलेगा, जो प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम का कुछ परसेंट आपको एज अ कमीशन मिलने वाला है। तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी गेट बिजनेस थ्रू द एजेंट। दिस एजेंट रिसीव ए कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। जितना प्रीमियम होगा, क्योंकि अदरवाइज तो एजेंट बहुत होशियार होते हैं। मेरे पास आएगा, सर एक काम करो ना, मैंने बोला क्या? 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा दो। बोला पागल है? अरे सर सुनो तो सही, 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा दो, आपका प्रीमियम कितना आएगा? मैंने बोला 50 लाख रुपए। तो बोला ठीक है सर चलेगा, मैं पे कर लूंगा। मैंने बोला क्यों? तू क्यों पे करेगा? तो बोला देखो सर, मुझे अगर जो कमीशन है वो पॉलिसी अमाउंट पे मिलता होता तो वो 100 करोड़ का करेगा। 100 करोड़ का मान लो उसको फॉर एग्जाम्पल 1% भी मिल गया, 1 करोड़ कमीशन मिल गया, मेरा प्रीमियम कितना रहा? 50 लाख रुपए, तो मुझे पे कर लेगा, बाकी पैसा खुद रख लेगा। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इतनी पागल है कि ऐसा करने देगी? नहीं, वो क्या बोलेगी? जैसे मुझे प्रीमियम मिलेगा वैसे तुझे कमीशन मिलेगा, पॉलिसी के ऊपर नहीं, तो प्रीमियम आएगा उसके ऊपर मिलेगा। वरना तो लोग ऐसे करेंगे ना, क्या करेंगे? बड़ी बड़ी पॉलिसी करा देंगे, कमीशन ले लेंगे, फिर बोलेंगे मत भर, तो हो जाएगा उसके साथ में। तो क्या जो कमीशन होगा क्या पॉलिसी के ऊपर मिलता है, प्रीमियम के ऊपर मिलता है? प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम जितना पे करोगे उतना कमीशन मिलता जाएगा। आगे क्या बोला? कमीशन पेड टू द एजेंट इज शोन एज अ डेबिट एक्सपेंस इन द रेवेन्यू अकाउंट। अभी तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुम कंपनी हो तो तुम जो कमीशन पे कर रहे हो तुम्हारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब आ रहा है मजेदार वर्ड, इसका नाम है सरेंडर वैल्यू। क्या नाम है इसका? इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। In case of the life policy, the policy normally has valued only when it mature। सीधी बात है, जब मैच्योर होते तभी हम वैल्यू करेंगे इसको। बट टू facilitate the promotion of the business, insurance company assign value to the policy on the basis of the premium paid। Insurance company will be prepared to pay such a value on the surrender of the policy by needy policy holder designed to realize the policy। Therefore, the value is referred to a surrender value। Surrender value is usually nil until
at least 2 annual premium are paid. Amount paid as the surrender value is the expenditure and is similar to the claim paid. अब ये क्या हुआ समझो, मैंने पॉलिसी ली 50 साल के लिए, कितने साल के लिए ली? 50 ईयर के लिए। मैंने 1 साल प्रीमियम पे किया, मैंने 2 साल किया, मैंने 3 साल किया, मैंने 4 साल किया, मैंने 5 साल किया, मैंने 10 साल किया। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे पैसे की नीड है। क्या नीड है मुझे? इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि आपको ये पैसा लास्ट में 50 साल के बाद मिलेगा। अब मुझे अर्जेंटली पैसे को नीड आ गई, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में गया, यार सुन ना, तो मुझे पैसा 50 साल बाद देने वाला है। बोला हाँ भी दे देना है। बोला क्यों? मैंने बोला अरे यार अर्जेंट में घर पे शादी है, करानी है, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूँ तू ही बता। तो वो बोला ठीक है एक काम करते हैं, आपको पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी? मैंने बोला नहीं करनी, मैं तो ऐसे बंद करने वाला हूँ, मेरे पास औकात नहीं है। ठीक है, तो ये तू पैसा कब देगा? तो जो मैंने प्रीमियम पे किया उतना पैसा तो मुझे मिलेगा ना, बट वो कब मिलने वाला है? 50 साल के बाद में। अब इंश्योरेंस कंपनी दिमाग चलाया, वो क्या बोलती है, अगर तुझे पैसा अभी दे दूं तो? बोला बढ़िया है, भगवान है तू मेरे लिए। तो बोलता पर उतना पैसा नहीं दूंगा जितना तू सोच रहा है, कम काट कुट के दूंगा। तो बोला क्यों? तो बोला ये पैसा तुझे कब मिलता? 50 साल के बाद। अब मैं तुझे कब दे रहा हूं? अभी। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हो कि मुझे आगे प्रीमियम पे नहीं करना, मुझे मैंने जो प्रीमियम पे किया है, जो पैसा डाला है, उसका जो भी मुझे होता है पैसा उतना दे दो। तो अब क्या कंपनी क्या करेगी? उसका एक वैल्यू निकालेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब तक 10 लाख रुपए भरे हैं 5 साल तक। ठीक है, अगर ये 50 साल बाद देती फॉर एग्जांपल, तो इंटरेस्ट विंटरेस्ट के साथ में सब मिला के 20 लाख रुपए होता। अब मुझे कंपनी बोल रही सर आपने टोटल में इतना पैसा भरा है, तो मैं आपको इतना पैसा नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ 8 लाख रुपए दूंगी, लेना तो लो। मुझे चलेगा, अर्जेंट है अपने को। इसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अच्छा सर तुम इतने शाणे नहीं हो सकते कि तुमने एक प्रीमियम भरा फिर बोलते हैं मुझे नहीं करना तो मुझे वापस दे दो। बोला नहीं, कम से कम कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा तुमको? 2, एटलीस्ट 2 प्रीमियम भरोगे, उसके बाद तुमको वैल्यू मिल जाएगा कि इतना इतना मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एक वर्ड है पेड अप पॉलिसी। क्या वर्ड है? A policy holder who has difficulty in paying the premium may be allowed an option to get the policy paid up. In such case, the policy holder is relieved from the obligation of paying off the rest of the premium, but he will not get the full value of the policy, which is calculated as follow. भी क्या हो गया पेड अप वैल्यू? समझो, मैं पहले बहुत कमा रहा था, बहुत, ठीक है, महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहा था, तो मैंने एक बड़ी पॉलिसी ले ली, उसमें मैं हर महीने 50,000 का प्रीमियम पड़ता है। मैंने बोला लास्ट में इतना पैसा मिलेगा यार, इतना कमा रहे हैं, चलो भर देते हैं पॉलिसी, प्रीमियम क्या है। मैंने पॉलिसी ले ली 50,000 रुपए की हर महीने की। तो मेरा बिजनेस बढ़िया था। 8-10 साल के बाद मेरा बिजनेस ठप हो गया। अब मुझे लगता अपन तो महीने का 30,000 ही कमा रहे हैं, तो कहाँ पे 50,000 प्रीमियम भरेंगे। मैं कंपनी के पास में गया, सर मुझे अब प्रीमियम भरने की औकात नहीं है मेरी। तो बोला आपको सरेंडर करना है? मैं बोला नहीं नहीं सर, सरेंडर नहीं करना है, बस मैं अभी प्रीमियम नहीं भरूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मैंने बोला। वो कंपनी क्या बोलती है, कोई बात नहीं सर, अब चिंता मत करो, हम आपके लिए ऑप्शन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं आपके पास में? क्या ऑप्शन बोला वो देखो, वापस पढ़ो। अ पॉलिसी होल्डर हु हैज डिफिकल्टी इन पेइंग द प्रीमियम, प्रीमियम पे में डिफिकल्टी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मे बी अलाउड, अच्छा मे बी बोला है, मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अलाउड एन ऑप्शन टू गेट द पॉलिसी पेड अप। अब ये पॉलिसी पेड अप क्या होता है? इन सच केस द पॉलिसी होल्डर इज रिलीव्ड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रीमियम। तो मुझे फ्यूचर में कोई प्रीमियम पे करना नहीं है, बट ही विल नॉट गेट द फुल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा। फिर कब कितना मिलेगा? कुछ प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो मुझे बोलता है सर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीमियम मत भरो, बट अभी जब रिटायरमेंट होगा तुम्हारा तब आपको पूरा पैसा मिलेगा, जितना आपने भरा है उसमें कुछ पोर्शन हम निकालेंगे, उतना ही मिलेगा आपको। समझ में आया? सरेंडर क्या होता है? पैसा अभी मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत काट के पैसा देने वाले हैं। मैं क्या बोलूं, सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मुझे पैसा तभी चाहिए, रिटायरमेंट पे चाहिए, पर वो ऑब्वियसली कंपनी क्या बोलती है, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं भरने वाले हो तो हम पूरा पैसा तो देंगे, थोड़ा काट के देंगे ऐसा। ठीक है, अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है पेड अप वैल्यू का, कि जितना आपने सम एश्योर्ड किया है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इंश्योरेंस दिया था फॉर एग्जांपल 50 लाख का, कितने का लिया था? 50 लाख का, इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, मैंने जितने प्रीमियम पेड किए, फॉर एग्जांपल मैंने 10 प्रीमियम पेड कर लिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर प्रीमियम पेबल। तो मेरे टोटल प्रीमियम थे 50, उसमें से मैंने 10 प्रीमियम पे कर लिए, तो कितना परसेंट पे किया? देखो 20%। कितना प्रीमियम पे किया? तो मुझे बता 50 लाख का 20% कितना होता है? कितना? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का मुझे बाद में मिल जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इसे बोलते हैं पेड अप पॉलिसी वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको?
समझ में आया? मतलब टोटल जितने प्रीमियम पे करने थे उसमें से आपने आपने जितना पे किया है वो तुम्हारा परसेंट हो गया, तो आपका जो अमाउंट था टोटल इंश्योरेंस का उसके अंदर से इतना परसेंट तुमको पैसा मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट विंटरेस्ट का, वो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाएगा बस। बोलो आया समझ में तुमको? अंडरस्टूड? चलिए वापस समझो एक बार ये। चलो एक बार हल्का सा देख लेते हैं अपन क्या है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि अभी तो मैं सीए हूं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बड़ी पॉलिसी ली, मैंने महीने का 50,000 प्रीमियम भरा, 50,000 साल का ले लेते हैं, ठीक है, पर एनम ले लेते हैं, पर एनम मैंने 5 साल तक प्रीमियम भर दिया, तो 50,000 इंटू 5 कितना हो गया? 2,50,000 का मैंने प्रीमियम भर दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास औकात नहीं है पढ़ने की। अच्छा ये पैसा मुझे कब मिलता? मेरी एज होती 60+ तब मिलता मुझे। अब मेरे पास औकात नहीं है, अब मैं सरेंडर करना नहीं चाहता। क्यों? मैं सरेंडर करूंगा तो कंपनी नालायक है, बहुत कम पैसा देगी। मैं बोला सर सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर कर दूं एकदम मुझे 20,000 रुपए दे दूंगे, मुझे नहीं चाहिए वो। मुझे पैसा जितना मैंने भरा है ना वो रिटायरमेंट पे दे देना आप। तो कंपनी क्या बोलती है, कोई बात नहीं सर, पर हम आपने जितना पैसा भरा है उतना नहीं देंगे, हम जो अपना कैलकुलेशन करके। मैं बोला क्या कैलकुलेशन करूंगी? तो बोला सर आपको ये बताइए आप कितना ये प्रीमियम भरने वाले थे मुझे बताइए। तो मैंने बोला सर मैं टोटल मिला के आपको, क्या हो गया, टोटल मिला के मैं आपको मेरी एज के हिसाब से मैं आपको 20 प्रीमियम भरने वाला था। कितना भरने वाला था? 20। आपने कितना भर दिया? मैंने बोला सर 5 भर दिया। तो ये बताइए आपने कितना परसेंट प्रीमियम पॉलिसी भरा है अभी तक? मैंने बोला 5 आउट ऑफ 20 कितना होता है? तो ये किया 5 25%। कितना भरा है मैंने? 25%। तो सर आपका जो पॉलिसी थी वो कितने का था? मैंने बोला सर वो ज्यादा नहीं था, वो 10 लाख रुपए का था। कितने का था? तो 10 लाख इंटू 25% जो अमाउंट आएगा उतना हम आपको दे देंगे। तब आया तुमको समझ में? इसे बोलते हैं पेड अप वैल्यू। अब आगे बढ़ रहे अपन, बोनस। ये बहुत मजेदार चीज है। बोनस क्या होता है? इट is nothing but the share of profit which is payable by the insurance company to the policy holder. There are 5 basis type of the bonuses in insurance में। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, इसमें कंपनी क्या करती है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ पार्ट तुमको देती है, बट वो पार्ट कैसे देती है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। बोनस कैसे मिलता है यहाँ पे? सिंपल रिविजनरी बोनस। इसमें क्या होता है? इट इज अ बोनस दैट इज अक्रूड टू ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। A percentage of the sum assured get added to the policy every year until the maturity of the death claim. अब कितना मजेदार चीज है समझो। मैंने पॉलिसी ली फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की। कितनी पॉलिसी ली? ठीक है, मैंने 1 साल खत्म कर दिया, अभी तक मैंने कोई क्लेम नहीं किया कि मैं मरा ही नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि देखो हमने इसमें कुछ पैसा कमाया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी आपका पॉलिसी का अमाउंट जो है ना इंक्रीज कर देंगे। तो जो 1 करोड़ था अब हम आपके पॉलिसी का अमाउंट कर लेते हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए। प्रीमियम सेम रहेगा, फिर अपना पॉलिसी का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो अपने को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कस्टमर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने अपने कस्टमर को बोनस दिया है कि तुमने क्लेम नहीं किया, कंपनी ने पैसा कमाया प्रीमियम से, तो हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं। तो हमने इसका क्लेम बढ़ा दिया। कितना कर लिया? 1 करोड़ 10 लाख। अगले साल में फिर इसने क्लेम नहीं किया, बोला वाह बढ़िया है, तो हम क्या करते हैं वापस इसका 1 करोड़ 20 लाख कर देंगे और करेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। आए समझ में? चलो, compound revisionary bonus. It is a bonus calculated as a percentage of the sum assured and the bonus accrued last year. It is again paid as a part of the maturity benefit or death. अब यहाँ पे क्या बोल दिया? It is a part calculated as a percentage of sum assured. इसमें आपको फिक्स एक अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है कि आपको इतना परसेंट हर साल आपको बोनस में मिलने वाला है। तो मान लेते हैं कि मैंने ये पॉलिसी लिया था, वहां पे तो अमाउंट था, फिक्स अमाउंट था। यहाँ पे क्या होगा? फिक्स परसेंट हो गया। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो हर साल ये आपका प्रीमियम जो है मतलब पॉलिसी अमाउंट जो है 20% से बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ हुआ, सेकंड ईयर में 1 करोड़ का 20% ऐड हो गया, तो कितना आ गया? 1 करोड़ प्लस 20%, 1 करोड़ 20 प्लस नेक्स्ट ईयर में वापस इसका 20% बढ़ गया। ऐसा चलेगा। इसमें कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब पहले वाला उसके ऊपर भी मिल रहा है। इंटरिम बोनस। Bonus is accrued in the life insurance policy every year. However, there is chances that that claim occurs before the next declaration. Hence, insurance declare an interim bonus to set the policy holder's family as an advantage and benefit from the bonus amount. अब ये क्या बोल दिया समझिए कि मैंने साल के बीच में ही कुछ डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मैं बोनस कब करता हूं? जब मेरा साल खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट में तुम्हारा बढ़ेगा।
पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं साल के बीच में बोल दिया कि तुम्हारा इतना वैल्यू बढ़ जाएगा, तो अब मुझे एंड तक वेट नहीं करना है, मैंने आपको बीच में ही बोल दिया, इससे क्या वो तुमको और फायदा हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि 1 करोड़ का तुम्हारा प्रीमियम हो गया, बराबर है। ये ये आपने पॉलिसी लिया फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 को, 31 मार्च 2022 को तुम्हारा ईयर एंड होगा, तब इसका पॉलिसी का अमाउंट 1.2 हो जाएगा। अगले साल में 31 मार्च 2023 को तुम्हारा जो पॉलिसी का अमाउंट 20% इंक्रीज होगा, तो ये मान लेते हैं 1.4 हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं। अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे मर गए बीच में, तो तुम्हें जो पॉलिसी का अमाउंट मिलने वाला है किस पे मिलने वाला है? 1 करोड़ 20 पे मिलने वाला है, 1 करोड़ 40 पे मिलेगा, क्योंकि वो तो ईयर एंड के बाद में होगा। तो कई बार क्या करती है कंपनी, इसके बीच में यहां तक ले लेती है, अगर तू यहां पे मर गया तो मान ले हम पूरे साल में 20 करोड़ करने वाले थे, तो उसमें तो बीच में मर गया तो 10 करोड़ का हम तेरे को वैल्यू इंक्रीज करके दे देंगे ऐसा। तो ये क्या हो गया? इंट्रीम बोनस। क्या हो गया? ये तुम्हारा इंट्रीम बोनस। बस वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लास्ट में है कैश बोनस। ये क्या होता है? इन कैश बोनस द इंश्योरेंस कंपनी विल डिक्लेयर द बोनस एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द पॉलिसी होल्डर टू रिसीव it as cash in hand. It is not accrued till the maturity like in other types of is provided at the end of every year. इसमें क्या होता है? बस मस्त सिंपल सा नाम ही बोला कैश बोनस, कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसका तो कुछ पार्ट, कुछ हल्का सा पार्ट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बोलता है? कैश बोनस द इंश्योरेंस कंपनी विल डिक्लेयर द बोनस, पहले डिक्लेयर करेगी मिलेगा तो, एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द पॉलिसी होल्डर टू रिसीव इट एज कैश इन हैंड। कैश में मिल जाएगा, मतलब बैंक में आ जाएगा तुम्हारा। इट विल नॉट अक्रूड टिल द मैच्योरिटी। तो क्या मैच्योरिटी तक वेट करना है? नहीं, लाइक अदर टाइप्स ऑफ इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। क्या ये तुमको समझ में आया? चलिए, तो हर साल आपको कुछ अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये भी बढ़िया है। टर्मिनल बोनस, ये क्या होता है? टर्मिनल बोनस इज वन टाइम बोनस इन इंश्योरेंस पेड व्हेन द पॉलिसी होल्डर रन्स थ्रू द एंटायर पॉलिसी टर्म फॉर अ पीरियड स्पेसिफिक बाय द इंश्योरेंस, thus इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ द पॉलिसी सरेंडर बिफोर द टर्म्स एंड। मतलब देखो कितनी मस्त इंश्योरेंस कंपनी ने बात की कि अगर तूने पूरे 60 साल प्रीमियम भरा, पूरे 60 साल, तो जब 60 साल खत्म होंगे ना तो मैं तेरे को इतना पैसा एक्स्ट्रा देगा, पर तूने अगर बीच में छोड़ दिया तो नहीं देगा। तो अगर तूने पूरे 60 साल कंप्लीट किए तो तू हमारा लॉयल कस्टमर रहा, तो हम तेरे को एक्स्ट्रा पैसा देगा। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोनस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर 5 तरह से बोनस देती है। ये थियरी के अंदर आ सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे बोनस देती है, तो इंपोर्टेंट मार्क कर लो। सिंपल रिविजनरी बोनस हो गया, कंपाउंड रिविजनरी बोनस हो गया, इंटरिम बोनस हो गया, कैश बोनस हो गया और टर्मिनल बोनस हो गया। अब मजेदार चीज सुनो, री इंश्योरेंस। ये तो बहुत मजेदार चीज है, समझे क्या है? री इंश्योरेंस मैं, एक कंपनी है, मान लेते हैं मैं टाटा इंश्योरेंस है, ठीक है, मैंने मैं टाटा इंश्योरेंस। एक दिन क्या हुआ, मैं इधर का मैनेजर है, मैं देखो ये मैनेजर है इस कंपनी का। एक और दूसरी कंपनी है रिलायंस इंश्योरेंस, ठीक है, इसका भी एक मैनेजर है ये वाला, ठीक है। वो मैंने चैप्टर शुरू हुआ ना वापस किया है। हाँ हाँ, ठीक है, तो अभी लेक्चर खत्म हो रहा है ना इनका, तो बाकी कल होगा। ये टाटा इंश्योरेंस है, ये कौन है? रिलायंस इंश्योरेंस है। मैं इसका मैनेजर है, वो उसका कोई मैनेजर है, ठीक है। जैसे पुनीत आता वो उसका मैनेजर है। अब क्या हुआ, मेरे पास एक दिन सलमान खान आया। कौन आया? सलमान खान, सल्लू भाई। है क्या सर? मैंने बोला हाँ, बोलो क्या है? तो बोलता है कि मुझको इंश्योरेंस करने का है, मैंने बहुत नाम सुना हुआ टाटा का, ठीक है, तो मुझे इंश्योरेंस चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? इंश्योरेंस। बोला सर आपको इंश्योरेंस चाहिए? बोला हाँ। मैं बोला बहु भाग्य हमारे, कितने का चाहिए? बोला देखो यार मुझे कोई छोटा मोटा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 1000 करोड़ का इंश्योरेंस। कितना चाहिए? मेरे पसीने छूट गए। मैं बोला सर बैठिए, ठीक है,
आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, चाहे तो जिम के लिए डंबल भी पड़े वो भी उठाइए, पर थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। तो बोला ओके ओके, नो इशू, तुम जाओ। ठीक है। तो क्या हुआ, मैं गया साइड में। मैं बोला पहले तो टेंशन में, शाहरुख सलमान खान आया, सलमान खान आया, सलमान खान आया। अब चिंता ये है कि कितना इंश्योरेंस है, 1,000 करोड़ का। अब दिक्कत ये है कि साला कल उठ के मर गया। ठीक है। तो अपना कितना लॉस होगा, 1,000 करोड़ का। क्या मेरे लिए ये 1,000 करोड़ लॉस छोटा होगा कि बड़ा होगा, बहुत बड़ा होने वाला है। तो सलमान को जाने भी दे सकता, इतना बड़ा क्लाइंट आया है, ऐसे से जाने दूंगा? तो अपनी औकात नहीं है, बट अपने को काम करना है। अपनी औकात तो नहीं है 1,000 करोड़ की, पर अपने को काम तो करने का है। तो मैं क्या करूं, मैं टेंशन में आ गया। मैं दिमाग चलाया, मैंने बोला कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री के जो मैनेजर है उसको फोन किया। मैंने बोला ओ रिलायंस वाले भैया, बोला क्या हुआ? मैंने बोला सुनना, एक प्रॉब्लम है। बोले क्या है? मेरे पास सलमान खान आया है इंश्योरेंस करने। बोला बढ़िया बात है तेरे पास, तो सारा 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस मांगना है, अभी तो औकात ही नहीं है। मेरी औकात है मैक्सिमम 600 करोड़ की। कितनी औकात है, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक काम कर, अपन शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपन, 400 करोड़ का तू कर ले, 600 का मैं कर लेता हूँ, 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। वो भी खुश होगा, इतना बड़ा क्लाइंट आ रहा है। पर मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मैं बोला सलमान को मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने हम दोनों शेयर कर रहे हैं, वरना सलमान बोलेगा क्या छोटी कंपनी, छिंदी कंपनी, मैं इससे अच्छा रिलायंस में चला जाऊंगा। तो मैं सलमान को ये नहीं बोलेगा कि क्या कर रहे हैं हम, शेयर कर रहे हैं। सलमान को मैं यही बोलूंगा कि पूरा टाटा इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है वो हमने ही किया है, पूरा 1,000 करोड़ हमने ही किया है। अब मैं क्या करता हूँ पता है, मैं रिलायंस को बोलता हूँ कि काम कर, तू ये जो इंश्योरेंस है इसका री इंश्योरेंस कर। क्या कर तू इसका, अब होगा कि अगर सलमान खान मर गया अगर लुट के, तो मैं सलमान को 1,000 रुपए पे करेगा, 1,000 करोड़ पे करेगा। बट सलमान के मरते ही टाटा वाला मुझे कितना पे करेगा, 400 करोड़। 600 करोड़ में अपनी जेब से देगा, और 400 करोड़ कौन देगा, ये रिलायंस वाला देगा। तो जो रिलायंस के पास से मुझे कितना पैसा आएगा, 400 करोड़, मैं कितना पे करेगा, 600 करोड़। तो सलमान को कितना मिलेगा, 1,000 करोड़। सारा नाम मेरा ही होगा। तो रिलायंस वाला बेवकूफ थोड़ी है, वो क्या बोलेगा मुझे प्रीमियम भी चाहिए। तो सलमान खान ने मुझे प्रीमियम दिया, तो मान लो सलमान खान ने मुझे 10 करोड़ का प्रीमियम दिया। कितना प्रीमियम दिया, तो मैंने क्या बोला, 10 करोड़ में 6 करोड़ तो मेरा रहेगा, और जो 4 करोड़ आएगा मैं किसको देगा, दूसरी कंपनी को, रिलायंस को देगा। तो वो भी खुश है। अब क्या सलमान खान को कुछ पता है कि ये सब हो रहा है? उसको कुछ पता नहीं, उसको तो यही पता है कि मेरा जो 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस है वो किसने किया है, टाटा ने किया है। तो हम सलमान खान तो नहीं है, हम कौन है, टाटा है। हम क्या बोलते हैं कि ये जो इंश्योरेंस था हमने इसका क्या क्या किया है, री इंश्योरेंस। क्या किया है इसका, आया कि नहीं आया समझ में? तो जब अपने पास में कभी अभी बड़ी डील हो जाती है, या अपने ज्यादा इंश्योरेंस कर लिया, अब हमको टेंशन है कि साला अपना सारा पैसा डूब जाएगा, सब लोग मर गए, तो हम दूसरी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको बोलते तू मेरा इंश्योरेंस कर। तो अब हम उसको प्रीमियम पे करेंगे, बट कुछ नुकसान हो गया तो वहां से पैसा आ जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्टूड? क्यों किया है, समझ में आया ना? कि मुझे क्लाइंट तो नहीं तोड़ना है। अगर मैं सलमान खान को बोलेगा कि 600 में करेगा, 400 वो करेगा, तो भाग जाएगा, दोनों में से किसी के पास नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं किसी बड़ी कंपनी के पास जाता हूं। तो हमको सलमान खान को छोड़ने का नहीं है, बट इतनी बड़ी रिस्क है कि मैं अकेला नहीं उठा सकता। तो मैंने चुपके से क्या किया, जो दूसरी कंपनी उसके मैनेजर को कॉल किया, तू मेरा इंश्योरेंस कर इतना, कि सलमान खान जो है कल के मर गया तो तू मुझको इतना पैसा देगा। तो वो बोलता मुझे प्रीमियम भी चाहिए, मैं फॉरवर्ड में भी करूं। अब जो मुझे प्रीमियम रिसीव होगा तो मुझे सलमान खान से 10 करोड़ आने वाला है, उसमें 6 करोड़ तो मैं अपने पास में रखेगा, पर जो 4 करोड़ है वो उसको देगा। तो उसके हिसाब से उसको 4 करोड़ का प्रीमियम मिल गया, फायदा हो गया। कल उठ के सलमान खान मर गया तो मैं उसके पास से पहले पैसा लूंगा, कितना लूंगा, 400 करोड़। ठीक है, और 600 मेरी जेब से आएगा, करोड़ उसको पे कर लूंगा। अब इसमें सलमान खान को कुछ पता नहीं है, उस क्लाइंट को कुछ पता नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। तो हमने सलमान खान का इंश्योरेंस किया और हमने उसका इंश्योरेंस वापस कराया। चलिए पढ़ी क्या है, री इंश्योरेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ रिस्क बाय द इंश्योरेंस। तो हमने क्या किया, हमारी जो रिस्क थी सलमान खान वाली, उसका कुछ पार्ट, सब तो थोड़ी करेंगे, कुछ पार्ट हमने किसी को और को ट्रांसफर कर लिया। दिस इज पर्टिकुलरली डन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। वो 1,000 करोड़ को छोटी मोटी बात नहीं थी, पूरे हिल जाते। एंड व्हेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बियर द एंटायर रिस्क बाय अ सिंगल इंश्योरेंस, अपने अकेले की बात नहीं है।
एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क टू बी इंश्योर्ड विद सम अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने दूसरी कंपनी के साथ में वो रिस्क डिवाइड कर ली। बट इसमें ध्यान ना, क्लाइंट को कुछ पता नहीं है, अपने को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझ में आया? अब क्या है डबल इंश्योरेंस? ये क्या होता है? व्हेन द सेम रिस्क एंड द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद द मोर देन वन इंश्योरेंस, दैट इज मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी, इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। अब ये क्या? हाँ, डबल इंश्योरेंस व्हेन द सेम रिस्क एंड द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरेंस। एक पर्सन है, आपने उस रिलायंस से भी लिया, आपने आदित्य बिरला से भी करा लिया, दोनों से करा लिया। आपको लगता था सलमान खान जल्दी मरने वाला है, आपको ऐसा लगता, क्या लगा अपने को? सलमान खान जल्दी मरने वाला है, तुमने दिमाग चलाया, तुमने क्या बोला? सलमान खान 2-3 साल में मर जाएगा, मान लेते, मरेगा नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, मर जाएगा मान लेते, तो तुमने दिमाग चलाया, तुमने अपना इंश्योरेंस किसके पास में कराया? रिलायंस के पास में भी कराया, और तुमने अपना इंश्योरेंस आदित्य बिरला के पास में भी कराया। जब कोई सलमान खान मर गया तो क्या एक जगह से पैसा आएगा, दो जगह से आएगा? दो जगह से आएगा, तुम्हारा फायदा हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसी क्या बोलते हैं? डबल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? चलिए, सीडिंग कंपनी। अब सीडिंग क्या होती है वो समझिए। मैंने अपना इंश्योरेंस किसको ट्रांसफर किया? रिलायंस को किया, ठीक है। तो मैंने क्या अपना कुछ इंश्योरेंस का पार्ट उसको दिया कि नहीं दिया? इसको दिया, रिलायंस को दिया। इसे बोलते हैं सीडेड कंपनी, या जो रिलायंस वाली है वो सीडेड हो गया, इसे बोलते हैं सीडेड। समझ में आया? रिलायंस के लिए वो होता है एक्सेप्टेड, उसने लिया है और मैंने दिया है, सीडेड मतलब देना। तो मैंने क्या किया? अपना इंश्योरेंस का कुछ पार्ट उसको दे दिया, तो वो सीडेड हो गया। बट रिलायंस के लिए वो क्या हो गया? एक्सेप्टेड। समझ में आया? अब मान लो रिलायंस भी होशियार है, रिलायंस ने वापस उस रिस्क का कुछ पार्ट दूसरी कंपनी को दे दिया, तो इसने रिलायंस ने जिसको दिया होगा उसके लिए वो क्या हो गया? सीडेड। और हमसे जो लिया वो एक्सेप्टेड। तो क्या एक कंपनी के लिए एक्सेप्टेड भी हो सकता है, सीडेड भी हो सकता है? दोनों हो सकता है। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो, इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी दैट शिफ्ट पार्ट और ऑल ऑफ द रिस्क इट इज हैज assumed to another insurance company. The seeded, the seeding company share the premium amount it has reserved to receive to cover the risk with the second insurance company called to reinsurance. In return, the reinsurance company pays the commission to the seeding company for getting the business. सीधी बात है। अब मैंने रिलायंस किया, ठीक है, तो रिलायंस, अगर वो रिलायंस डायरेक्ट जाता तो उसके एजेंट के तो कमीशन देना पड़ता, बोला हाँ, तो वो कमीशन मैं इससे लेने वाला है। किससे लेने वाला है? रिलायंस की। मैंने उसको क्या दिया बेटा? बिजनेस। क्या दिया उसको? कल उठ के प्रीमियम जो उसको पे करना पड़ेगा, तो मैं उसको प्रीमियम भी पे करेगा। कल उठ के वो क्लाइंट मर गया तो मैं पैसा भी लेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? चलिए, बोलिए, यहां तक आप में से किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब ये कुछ पार्ट है जो बैलेंस शीट पीएल के है, वो अभी करना है आपको। कितने बजे लेक्चर है तुम्हारा? 1:30? 1:30 ना? चलो, अभी तो ये थोड़ा अपन सी, जब बात की अपन सी डेट पीरियड की, तो इसमें तो कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे टाटा की बात, यहाँ पे अपन ने रिलायंस की बात, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इधर बिरला ग्रुप भी है, तो सलमान खान तो मेरे पास में बाद में आया, शाहरुख खान जो है पहले बिरला ग्रुप के पास में गया था। इस वक्त पास में गया था बिरला ग्रुप के पास में, कि मेरे को अपना इंश्योरेंस करने का है। तो बिरला ग्रुप ने इंश्योरेंस कर लिया तभी, बट वो टेंशन में था, तो उसने अपने को फोन किया कि सुनना यार टाटा, मेरे पास शाहरुख खान आया है, तो तू मेरा इंश्योरेंस थोड़ा करेगा क्या? मैंने बोला हाँ कर लेगा। तो अपन ने इसके साथ में डील पहले की थी, तो क्या अपन ने उसका बिजनेस एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था, तो ये अपना बिजनेस हो गया एक्सेप्टेड। क्या हो गया? ये अपना बिजनेस, फिर मैंने डन कर लिया। उसके बाद मेरे पास में कौन आया? सलमान खान आया, तो मैंने अपना बिजनेस इसको ट्रांसफर कर लिया, तो ये बेटा हो गया सीडेड। क्या हो गया ये तुम्हारा? तो जो बिरला ग्रुप है, अब समझो, अब मैं अपनी इनकम शो कर रहा हूँ, मेरी इनकम क्या होगी वो देखिए। जो सलमान खान आया था मेरे पास में, ये सलमान खान है, इसके पास से मैंने प्रीमियम लिया, तो मान लेते मैंने 10 करोड़ का प्रीमियम लिया। कितना प्रीमियम लिया? 10 करोड़।
ये जो शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान है, ये इसके पास में आया था, तो इसने भी कुछ प्रीमियम लिया होगा, बट इसने अपने को प्रीमियम ट्रांसफर किया क्योंकि अपने रिस्क ली है, तो उसने अपने को प्रीमियम ट्रांसफर किया, तो उसने मुझे 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। तो मुझे बताइए 10 करोड़ तो किससे मिल गया, मुझे सलमान से मिल गया, 2 करोड़ शाहरुख का मिल गया, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो मेरी प्रीमियम कितनी इनकम हो गई, 12। बट जब मैंने यहाँ पे रिलायंस से सीडेड इंश्योरेंस किया था, तो मैंने उसको प्रीमियम पे किया होगा, तो मान लेते हैं 1 करोड़ का प्रीमियम मैंने उसको पे कर लिया, तो जब साल खत्म होगा तो बताओ मेरा इनकम कितना हो गया, 11 करोड़। तो मैं अपना प्रीमियम का इनकम कैसे निकालता है वो देखिए, मेरा प्रीमियम इनकम, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट बिजनेस किया था, तो सलमान खान जो था मेरा डायरेक्ट बिजनेस था। मैं सिंपल लिखता हूं, प्रीमियम रिसीव ऑन डायरेक्ट बिजनेस। तो मुझे इतना प्रीमियम रिसीव हुआ, किस पे रिसीव हुआ, डायरेक्ट बिजनेस पे। तो मुझे बताइए, मुझे सलमान खान से कितना पैसा मिला, 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ यहाँ पे आ गया। क्या मैंने किसी का बिजनेस एक्सेप्ट भी किया है, हाँ, तो उसका प्रीमियम भी मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने उसका रिस्क लिया है, तो वो मेरा और आ गया। तो इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, री इंश्योरेंस प्रीमियम। रिसीव, ठीक है, या इसको और अगर अच्छे वर्ड में यूज करना है तो यू कैन यूज प्रीमियम रिसीव्ड एक्सेप्टेड। जो अपने बिजनेस एक्सेप्ट किया उसके ऊपर अपने को प्रीमियम मिला है, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे बताइए इसमें से जो मैंने इस कंपनी को दिया होगा, तो मेरा इनकम कम हुआ कि नहीं हुआ, वो तो मैंने वापस दे दिया उसको, तो वो माइनस कर लेंगे, तो इसे बोलते हैं प्रीमियम पेड। क्या बोलते हैं इसको, ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस। अब बताइए, यहाँ पे सोच के बताइए, क्या मैंने बिजनेस लिया है कि दिया है, दिया है, तो दिया है तो ये सीडेड हो गया ऐसा, तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर प्रीमियम इनकम। ये तुम्हारी एक बार के लिए प्रीमियम इनकम मानी जाएगी। क्या ये तुमको समझ में आया। तो जब साल खत्म होगा तो मेरे प्रीमियम का इनकम होगा कितना होगा, तो देखो 10 करोड़ का मैंने प्रीमियम सलमान खान से लिया, 2 करोड़ का मुझे उधर शाहरुख खान का मिल गया, बट 1 करोड़ का मैंने प्रीमियम ट्रांसफर कर लिया इसको, तो मेरे हाथ में लास्ट कितना इनकम आ गया, 11 करोड़। अंडरस्टूड। किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मेरा एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगा, वो ध्यान से समझना, मेरा एक्सपेंस होगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। क्लेम इनकर, मुझे तो मेरा एक्सपेंस क्या होने वाला है, कल उठ के ये मर गया, कौन मर गया, सलमान खान, तो मुझे पे करना पड़ेगा, मेरा खर्चा हो गया, इसे बोलते हैं क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट पेड। सलमान खान गया, पे करना पड़ा, शाहरुख खान भी मर गया, तो क्या हमको वापस पे करना पड़ेगा, और दूसरी कंपनी को उसको भी पे करना पड़ेगा, तो और नुकसान हो गया, तो ऐड कर लो इसमें क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। जो अपने एक्सेप्ट था उसमें भी अपने को पे करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्टेड वाला सीन भी हो गया। बट एक फायदा भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा कि जो दूसरी कंपनी रिलायंस कंपनी थी उससे अपने री इंश्योरेंस किया था, तो अगर सलमान खान मर गया तो क्या वो बंदा अपने को पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा, तो उतना अपना बर्डन कम हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं। अच्छा वो क्लेम पेड होगा कि क्लेम रिसीव होगा, रिसीव, वो रिसीव हो गया,
यहाँ पे लिखेंगे क्लेम रिसीव। ऑन दी इंश्योरेंस बिजनेस सी डेट, तो ये मेरा क्लेम हो जाएगा टोटल। क्या क्या मैंने क्लेम पेड किया डायरेक्ट बिजनेस पे, सलमान खान मरा उसका पेमेंट। तो मान लो सलमान खान मरा तो 100 करोड़ का पेमेंट हो गया, शाहरुख खान भी मर गया, बट उसमें जो अपने को पे करना था वो सिर्फ 20 करोड़ था, तो 20 करोड़ उसका भी पे कर लिया। पर जैसे ही सलमान खान मरा तो मैंने जो रिलायंस के पास में इंश्योरेंस था उसमें से पैसा आ गया, तो उसने मुझे 40 करोड़ पैसा वापस कर लिया। तो 120 में से 40 तो मुझे मिल गया, कितना नुकसान हो गया, 80 करोड़। आया समझ में आपको? चलिए, इसे बोलते हैं क्लेम इनकर्ड। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट में इसी तरह से कमीशन की भी बात होगी। कमीशन, मुझे बताइए जो मेरे एजेंट है जो डायरेक्ट बिजनेस लेके आए, क्या मुझे उनको कमीशन पे करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे देखिए कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, जो कमीशन होगा मेरा डायरेक्ट बिजनेस में वो मुझे पे करना पड़ेगा। वो जो बिल्ला ग्रुप था जो शाहरुख खान वाला था, उसने मुझे काम दिया था, तो क्या बोलता है कि भैया सुन, मैंने तुझे काम दिया है, मेरे को भी कमीशन चाहिए, तो कमीशन और पैसा ला लेगा अपने पास में। तो यहाँ पे देखिए, तो वो भी कमीशन पे करना पड़ेगा अपने को। कमीशन पेड ऑन इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, बराबर ना? कि मान लो शाहरुख खान को लेके आया था कोई एजेंट था, ठीक है, तो वो बंदा लेके आया था, तो वो तो पूरा कमीशन मांगेगा ना, तो उसको तो कंपनी को पूरा पे करना पड़ेगा। अब वो क्या बोलेगी कि मैंने कमीशन, मैंने इंश्योरेंस तो पूरा लिया ही नहीं है, आपको उतना पेमेंट कर लिया है, तो एक काम करो इतना कमीशन आप पे करो, हम उसको देंगे वो उसको देगा। इसी तरह से जब हमने किसी को काम दिया है हम उसको भी बोलेंगे मुझे भी अपने एजेंट को कमीशन पे करना है, तो मैं पूरा क्यों करूँ, क्योंकि पूरा मैं मजा ले ही नहीं रहा, तू भी मजा ले रहा है, तू भी पे कर, तो वहां पे कमीशन अपने को रिसीव होगा। ये मोटा मोटी तीन चीजें तुम्हारे लिए मेन होने वाली है, पहला प्रीमियम, दूसरा क्लेम, तीसरा, पर इसके अंदर और दो तीन चीजें आएगी। जैसे अपन जब प्रीमियम की बात करेंगे तो इसमें यूआरआर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व आएगा, इसमें सर्वे फीस और क्लेम रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे, बस ये दो चीज़ और आएगी, बट वो अभी अपन नहीं करेंगे, ठीक है, वो मैं बाद में समझाऊंगा तब करेंगे। ये वापस अभी लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। चलो आगे बढ़ते अपन। चार्जर ले लो सर। हाँ अभी तो चल जाएगा, फिर ब्रेक हुआ तो वापस लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से अपने को तीन चीजें मेन देखनी है। सबसे पहले क्या देखा अपने, प्रीमियम वाला इनकम कैसे होगा, कमीशन वाला कैसे एक्सपेंस होगा, और क्या था क्लेम वाला कैसे होगा, वो मैंने देख लिया। और क्या है इसके अंदर, इंश्योरेंस हो गया, डबल सीडिंग हो गया, अभी ये बच गया है लाइफ इंश्योरेंस फंड। ये वाला देखो अभी क्या है, दिस रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द लाइफ बिजनेस। तो सीधी बात है, आपने बिजनेस देने की जो इनकम आपको मिली है प्रीमियम का, और जो आपने खर्चा किया है उसके ऊपर जो होगा मतलब एक तरह से प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं अपन, लाइफ इंश्योरेंस फंड। द फंड इज अवेलेबल टू मीट द एग्रीगेट लायबिलिटी ऑन ऑल पॉलिसीज आउटस्टैंडिंग। तो ये जो पैसा कमाया है किस काम आएगा, कोई साला मर गया उसको पे करना पड़ेगा ना, तो उसमें काम आ जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर टू ascertain द बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो अकाउंट है क्या हम हर साल बनाएंगे, हर साल बनाएंगे, इतना पैसा कमाया। इन द प्रिपरेशन ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस फंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले हम ओपनिंग प्रॉफिट लेंगे, कितना प्रॉफिट है ओपनिंग वो लेंगे। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिटेड टू द फंड, कुछ पैसा मिल रहा है तो उसमें क्रेडिट करना,
और अगर कोई आइटम एक्सपेंस हो रही है तो उसको डेबिट करना, सेम लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द रिजल्टिंग फिगर इज द योर क्लोजिंग बैलेंस। तो एंड में क्या बचेगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, क्या दे रखा है वो देख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दिया है इसने। द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शोज द लाइफ इंश्योरेंस फंड 31 मार्च 2021 को 62,21,310। ऐसे मानिए ओपनिंग प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है। अब मुझे बता, अगर कोई इनकम हुई तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस करना, कोई एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट कम होगा तो माइनस करना, सिंपल है। अब ये क्या बोला, क्लेम कवर अंडर री इंश्योरेंस 12,000, तो आपने क्लेम कवर किया है 12,000 का। तो अब मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे 12,000 अपना क्या होगा, री इंश्योरेंस में कवर हो गया, उतना क्लेम का पैसा तो अपने को मिल जाएगा। आगे देखिए क्लेम, ये तो गया हाँ, बोनस यूटिलाइजेशन इन द रिडक्शन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,500, तो 4,500 का अपना बोनस यूटिलाइजेशन हो गया, तो अपना ये एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, तो ये अपना इनकम हो गया, क्या वो ये अपना, चलो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, तो ये भी बेटा इनकम हो गया, मिला नहीं बट कमाया है तो इनकी भी इनकम हो गया। उसके बाद क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट पेड, तो अब ये नॉट एडमिटेड, तो ये अपना एक्सपेंस हो गया, इतना क्लेम है। अब समझिए मैं कैसे करने वाला हूं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की, इनकम ऐड होता है। तो मुझे बताइए इन पांच में से इनकम कौन है। ये एक तो इंटरेस्ट वाला है बराबर ना, देखो हाईलाइट करता हूं मैं, ये इंटरेस्ट है कि नहीं, ये इनकम, तो ये इंटरेस्ट इसमें ऐड कर लो। इसके अलावा क्या ये आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भी ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे आप क्या लिखते हो, नॉर्मली आप क्या लिखते हो कि अमाउंट रिसीव जीरो बट आउटस्टैंडिंग होता है, उसमें ऐड होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे आपकी सैलरी है, आपको सैलरी नहीं मिली है बट ड्यू हो चुकी है, तो आप क्या करते हो, सैलरी रिसीव जीरो बट एड आउटस्टैंडिंग करते हो नहीं करते हो, वैसे ही तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हुआ तो मिला नहीं है बट मिल जाएगा, तो ये इसमें ऐड कर लिया। तो मुझे बताओ पूरे साल में अपन ने कितना कमाया, 8260 और 5410, कितना कमा लिया, 13,670, तो ये अपने अर्न कर लिया। तो ये इनकम ऐड हो गई, क्या ऐड होगी अपनी इनकम, तो ये देखो ऐड इनकम। और अगर इनकम ऐड की तो बेटा एक्सपेंस क्या होंगे, माइनसेस, तो ये देखो लेस एक्सपेंसेस। अब देखिए क्लेम कितने हुए अपने पास में टोटल मिला के 26,500, तो वही आउटस्टैंडिंग हो गया, पे नहीं की तो आउटस्टैंडिंग हो गए, पर वो तो है। पर 26,500 में से 12 तो वापस मिल जाएगा अपने को, अभी बताया था आपको, तो 26,500 में से 12 तो वापस मिल जाएगा। तो मेरा जो नेट खर्चा होने वाला है वो कितना होने वाला है, 14,500, ये खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा एक और खर्चा होने वाला है बोनस वाला, तो ये बोनस वाला भी खर्चा मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे बताइए 14,500 प्लस 4,500 कितना खर्चा हो गया, 19,000, तो मेरा टोटल खर्चा 19,000 हो गया। इतने से फंड कम हो गया, तो आप इसमें से फंड माइनस कर लो, तो यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड। बोली समझ में आया ही वाला तुमको, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो एक और अल्टरनेटिव भी कर सकते हो कि इसको अगर आपको माइनस नहीं करना है तो आप इसको इनकम में ऐड भी कर सकते हो, तो क्यों वो पैसा मिल रहा है तो वो ऐड कर लो, तो बात वही होगी, सेम आंसर ही आएगा। क्या ये आपको समझ में आया, चलो कॉपी कर लो फिर, सेम ही कॉपी कर लो, कुछ है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 20, हेडिंग डाल दो पहले। एक काम करो मैं लिख देता हूँ, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल लिख दीजिए। जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड होता है उसमें अपने इनकम ऐड करते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं जो भी ड्यूरिंग द ईयर है, तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आपके।
ओके। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कर लो इस। ठीक है, चलिए फिर। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 20 कि आप लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस कैसे निकालते हो। ठीक है, बट इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। अब इसमें आ गया एक्चुअल रिपोर्ट। एक्चुअल नाम सुना है आपने? एक्चुअल साइंस सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है एक्चुअल साइंस? एक कोर्स होता है, जैसे अपना सीए होता है, सीएस होता है, सीएमए होता है, एमबीबीएस होता है, वैसे एक कोर्स होता है जिसका नाम क्या होता है? एक्चुअल। ठीक है, वो जो कोर्स है बहुत शानदार कोर्स है। ठीक है, बट उसमें बोलते हैं मैथ्स और इंग्लिश और ये जी के और बहुत हाई लेवल का आता है। ठीक है, अभी तक इंडिया में सब मिला के कितने पता है? एक्चुअली सिर्फ 1000 ही है, बस इतने ही है। अब ये क्या काम करते हैं वो सुनो। ये लोग मोस्टली जो काम करता है वो करते हैं वैल्यूएशन का। किसका काम करते हैं? रिस्क एनालिसिस का काम करते हैं। जैसे अभी मान लो मेरी कंपनी है, चाहे मेरी उसमें एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे,
तो मुझे पता है कि जब ये रिटायर होंगे तो मुझे उनको ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा। तो मुझे क्या उसका प्रोविजन तभी करना चाहिए कि अभी से बनाना चाहिए? अभी से बनाना चाहिए। तो कितने एम्प्लॉय एंड तक रहेंगे वो तो गारंटी है नहीं। हो सकता है मैं 1000 एम्प्लॉय का प्रोविजन क्रिएट कर लूँ और लास्ट में 10 एम्प्लॉय बचे, या मैं 20 एम्प्लॉय का प्रोविजन क्रिएट कर लूँ लास्ट में 50 बच जाए। तो एट द एंड में कितने एम्प्लॉय बचने वाले हैं उसका जो एस्टिमेशन है वो ये लगाते हैं। तुम बोले ये पॉसिबल है सर कि कितने लोग रहने वाले हैं आज से 20 साल 50 साल बाद? हाँ, दिस इज अ साइंस। तो वो बेस्ड ऑन द डेटा, उस एम्प्लॉय का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या चीजें रही है, वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं और वो बताते हैं, काफी हद तक सही होता है कि एट द एंड में इतना लोग रहने वाले हैं। इसी तरह से जब हम इंश्योरेंस कंपनी है तो हमको पता है कि हमने इतने लोगों का इंश्योरेंस किया है, तब इतने लोगों में से कितने लोग अभी नेक्स्ट ईयर में मर सकते हैं या कभी बाद में मरेंगे, कितने लोग क्लेम करेंगे, कितने लोग नहीं करने वाले हैं, उसका जो एस्टिमेट होगा वो कौन लगाएगा? एक्चुअली लगाएगा। क्या ये सर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, तभी तो इसका कोर्स है। तो उसमें आपको पूरा एकदम बोलते हैं ना एकदम हाई लेवल का साइंस होता है उसमें, बट आपको बताते हैं कि देखो एट द एंड में तुम्हारे पास ये होने वाला है। जैसे आपने मैथ्स में चैप्टर पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि अपन एस्टिमेट करते हैं कि ये इतना हो सकता है, बस सेम चीज यहाँ पे भी सेम है। इसको लगता है कि वो सब एनालिसिस करेगा कि आपकी अगर मान लो तुम 100 लोगों का इंश्योरेंस करते हो, तुमने 100 बाइक का इंश्योरेंस किया, इसमें से अंदाजन अगर ये इस एरिया में रह रहा है तो इस एरिया में यही चांसेस है ये सब होने के, तो एवरेज 100 में से 50 बाइक का एक्सीडेंट होने के चांस है और इतने लोग क्लेम कर सकते हैं वैसा। अच्छा, इस 50 में से भी 20 लोग ऐसे होंगे जो शायद प्रीमियम भरना बंद कर लेंगे, क्योंकि 100 में से मान लो 20 लोग तो प्रीमियम भरना बंद कर लेते हैं। तो जो हमको प्रोविजन क्रिएट करना है, क्या पूरा 50 में से 20 का करना, 50 का करना है कि 50 में से 20 माइनस कर लो? 50 में से 20 माइनस कर लो, कितना बच गया? 30। तो जो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? 30 का। अब ये सारा प्रोविजन हमको नहीं निकालना है, वो अपने को निकाल कर देगा। कौन देगा? वो एक्चुरियल। वो निकाल के देगा कि सर आपको एट द एंड में इतना भरने को आ सकता है। तो उसके हिसाब से हम अपना लायबिलिटी यानी प्रोविजन बना देंगे। और वो जो रिपोर्ट देता है उसे बोलते हैं एक्चुरियल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुरियल रिपोर्ट। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन करेंगे, ये तब करेंगे जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो जब बैलेंस शीट अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन लायबिलिटी निकालेंगे एज पर द एक्चुअल रिपोर्ट। तो वो अपने को नहीं निकालना है, वो तो ऑटोमेटिक अपने को क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक्चुअल ने वैल्यूएशन किया है और उसके हिसाब से इतना तुमको लायबिलिटी निकलने को आ रहा है। ठीक है। और ये कब पढ़ना है अपन? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, बाकी जो भी अपने को करने का है वो अपन आराम से नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, ज़्यादा उसमें कुछ करने को नहीं। अभी जो बैंकिंग में जो पढ़ा है वो सब आपको याद करके आने का है। तो बैंकिंग में अपन ने क्या देखा था, याद है? क्या देखा था? वही क्लासिफिकेशन, एडवांसेस, उसके बाद में रिबेट वाला देखा पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट देखी, एयू अकाउंट देखा। तो वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट सबसे मेन चीज़ रिबेट वाला याद होना चाहिए। हाँ, रिबेट वाला याद होना चाहिए, और बैलेंस शीट जो होती है, पीएल जो होता है वो याद होना चाहिए। बैलेंस शीट सिर्फ फॉर्मेट याद करना, बाकी तुमको पता है कौन सी आइटम कहाँ पे आती है, तो दैट्स ओके। ठीक है। चलिए फिर अभी आप जा सकते हो। ठीक है, कल मिलते हैं।